ओके गाइस, अब हम शुरू करने वाले हैं 11th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, रोटेशन, या जिसको कहते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। ओके, बट मोस्टली वो रोटेशन ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चंस बहुत सारे भर भर के आते हैं। मतलब आप मान लीजिए कि जे एडवांस में 40 में से 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपके रोटेशन बेस्ड आएंगे। ठीक है, मेंस में 25 क्वेश्चन में से कम वापस से 3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आते ही आते हैं रोटेशन के, और इनडायरेक्टली इसके कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आते हैं टॉर्क वगैरह के। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा टफ लगता है लोगों को। इसलिए टफ नहीं लगता है क्योंकि चैप्टर टफ है। ठीक है, टफ इसलिए लगता है क्योंकि इसमें वापस से लोग फॉर्मूला में घुस जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं। ठीक है, पहला इसलिए टफ लगता है। दूसरा इसलिए टफ लगता है क्योंकि यार ये मुझे लगता है पढ़ाने का सीक्वेंस सही नहीं लोगों का। तो यूजुअली इसमें क्या पढ़ाया जाता है, बच्चों को पहले बता दिया जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चा सोचता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इसका यूज़ क्या है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुरू नहीं करूंगा, मैं शुरू करूंगा इसको एनालॉजी विथ क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है, तो तुम ये बात देखो कि हमने अभी तक पढ़ी फिजिक्स ट्रांसलेशन की। मतलब जैसे हमने क्या पढ़ा कि एक पार्टिकल है, इधर जा रहा है, एक ब्लॉक है मास का, वो इधर जो स्लाइड हो रहा है, इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसी चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है, तो आप कभी भी देखो ना तो रोटेशन कभी भी मोशन किसी ऑब्जेक्ट का होता है ना, वो 3-4 तरीके से हो सकता है। पहला मोशन होता है ट्रांसलेशनल। ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे कि हवा में जा रहा है, 3 डायमेंशन में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल, जैसे हमने प्रोजेक्टाइल देखा 2 डायमेंशनल था, कभी कभी 3 डायमेंशनल चीज़ें भी आ जाती हैं। जैसे स्पिनिंग होती है ना बॉल की, जैसे हरभजन सिंह या कौन सा स्पिनर अच्छा चल रहा है आजकल, कुलदीप यादव जैसे। ठीक है, वो ऐसे करके स्पिन करते हैं ना, तो उसमें बॉल ऐसे भी जा रही है। ठीक है, और देखो 2 डायमेंशनल मोशन तो है ही वो प्रोजेक्टाइल, लेकिन वो स्पिन हो जाती है, तो ऐसे जाके उसकी प्लेन भी चेंज हो रही है ना। तो वो हो गया आपका 3 डायमेंशनल मोशन। अगर बॉल स्पिन हुई तो हवा में, वो स्विंग बॉलर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं स्विंग वाला जो होता है ना। तो एक तो हो गया आपका ट्रांसलेशन, एक होता है आपका रोटेशन। ठीक है, जैसे आपकी बॉल है वो ऐसे 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 स्पिन हो रही है ना, फिर जा रही है, समझ रहे हो। एक हो गया रोटेशनल मोशन। तो रोटेशन जो है ना वो भी एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो वो एक और तरह का मोशन हो गया। तो पहला मोशन होता है ट्रांसलेशन, दूसरा होता है रोटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का, और तीसरा मोशन एक और होता है जो एक तरह से आप कह सकते हो ट्रांसलेशन की तरह, मतलब कॉम्बिनेशन कह सकते हो, बट उसको यूजुअली हम अलग मानते हैं। वो हो गया एक बॉडी का वाइब्रेशन इन इटसेल्फ। ठीक है, अब जैसे ये स्प्रिंग है और ऐसे 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 दब 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 के जा रही है। ठीक है, जैसे केचुए को नहीं देखा, केचुआ कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ना, तो वो आगे जा रहा है, वो ट्रांसलेशन है। अब वो गोल गोल घुन चक्कर घूमने लग जाए तो वो रोटेशन हो गया, लेकिन वो ऐसे ऐसे जो कर रहा है ना, वो कहीं ना कहीं उसका वाइब्रेशन है। तो ये भी एक तरह का मोशन होता है जो हम पढ़ेंगे एसएचएम के अंदर, जो अगला चैप्टर होना चाहिए मोस्टली। ठीक है, तो अपन यहाँ पढ़ने वाला रोटेशनल मोशन, जो एक और तरह का मोशन होता है। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है यार, इसके और इसके अंदर बहुत से एनालॉजी होती है। जैसे अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, F = ma, जहाँ पे a है एक्सेलरेशन, F है फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आती है टॉ = I × अल्फा। ठीक है, अब ये टॉ क्या है, टॉ क्या मैं बताता हूँ। जैसे देखो, तुमने जैसे कोई बॉडी ले रखी है, एक रॉड ले रखी है, इसके ऊपर तुम फोर्स लगा रहे हो, ऐसा धक्का मार रहे हो इसको यूनिफॉर्मली। ठीक है, इस तरह से कि इसका रोटेशन नहीं हो। तो देखो फिजिक्स में तुम्हें हर चीज़ सोच के समझनी क्या हो रहा है। जैसे देखो, मैं इस पेन को ऐसे यूं बीच से पकड़ के ऐसे चलाऊं तो ये चलेगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन। लेकिन मैं अगर इसको ऐसे करके यूं 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 करने लगा, देखो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, मैं फोर्स ही लगा रहा हूँ। तो ये इस तरह का फोर्स जब आप लगाते हो ना कि ये रोटेट होने लग जाए, ये रोटेट होने लग जाए, उसको हम कहते हैं क्या, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क कुछ नहीं है, एक फोर्स का एक फॉर्म कह सकते हो। वैसे फोर्स नहीं होता है, टॉर्क एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है, बट समझने के लिए टॉर्क फोर्स का वो मैनिफेस्टेशन है जिससे कोई चीज ऑब्जेक्ट रोटेट होता है। अब जैसे देखो, मैं इसको ऐसे ही फोर्स लगा रहा हूँ तो ये तो रोटेट थोड़ी हो रहा है, तो सीधे चल रहा है बस। अगर मैं इस तरीके से केवल फोर्स लगा रहा हूँ तो इसके ऊपर किसी तरीके से रोटेशन हो रहा है, क्योंकि फोर्स मैं दोनों में अपना सेम ही लगा रहा हूँ। देखो, अपनी उंगली से लगा रहा हूँ, दोनों उंगलियों का स्पेसिफिक फोर्स अगर देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्पेशल तरीके का फोर्स आप कह सकते हो लग रहा है, जो होता है टॉर्क। अब टॉर्क एक फोर्स नहीं होता है, ये मैंने समझने के लिए बताया कि तरीके का फोर्स है ये। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है बेसिकली, कि तुमने जैसे कोई बॉडी पे फोर्स, देखो जैसे तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, जैसे कोई फोर्स है F। ठीक है, और तुमने कोई पॉइंट ले रखा है O, और O के रिस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, वो है तुम्हारा R पोजीशन वेक्टर पे। तो हम कहते हैं टॉ = R × F। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। ठीक है, डेफिनेशन है ये, इसका कोई प्रूफ नहीं है, डेफिनेशन ही है। ओके, तो जैसे अपन देखें, जैसे ये देखो, ये जैसे अपना कोई रॉड है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है। अब एक बात बताओ कि मैं अगर किसी इस पे मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो ये ऐसे चल नहीं लग जाएगा। मेरे को अगर इसको रोटेट करना तो मेरे को यहाँ पे से बांधना पड़ेगा, फिर मैं फोर्स लगाऊंगा, तब देखो ये देखो रोटेट हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे फिक्स करना पड़ेगा, इसको फिक्स नहीं करूंगा तो क्या होगा, देखो मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा, नीचे गिर जाएगा ये। तो समझ लो, दिमाग से सोचो क्या होगा अगर अपन इसको सच में लटका के करें तो
तो इसको अपने जैसे यहाँ लटका रखा है और यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया, तो अबाउट दिस पॉइंट अगर मैं टॉर्क लिखना तो क्या होगा, तो देखो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, एल इधर, एफ लग रहा है इधर, तो आर क्रॉस एफ, तो एल क्रॉस एफ, तो अंदर की तरफ टॉर्क लगेगा कितना, एल एफ के बराबर, ठीक है, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री है। समझ गए कैसे करना है, ये डेफिनेशन लगानी है इस क्वेश्चन में, आर क्रॉस एफ कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। आर क्रॉस एफ भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे तुम्हें कोई पॉइंट दिया यहाँ पे और इसके अबाउट निकालना है, तो ये लाइन खींचो, इसकी लेंथ पता करो, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स आ रहा है ना वो निकालो। जैसे अब ये फोर्स जैसे ऐसे लग रहा होता थीटा एंगल पे, हम क्या करते हैं, एफ कॉस थीटा लिखते इधर और एल इंटू एफ कॉस थीटा लिखते, ये होगा मैग्नीट्यूड, खत्म बात, ठीक है। क्या क्या वापस समझो कि अगर तुम्हें किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना हो किसी बॉडी पे, ठीक है, जैसे ये रॉड ऑफ लेंथ एल है, यूनिफॉर्म रॉड है, तो यहाँ पे तुमने अगर फोर्स लगाया एंड पे, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, ये पॉइंट देखा, ये पॉइंट देखा, दोनों को ज्वाइन किया, ये देखा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमने एल लेंथ लिख दिया इसका, और इस लाइन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट से पास होते हुए फोर्स का क्या कंपोनेंट है वो निकाल लिया, वो आया अपना एफ कॉस थीटा, अगर ये एंगल थीटा पे लग रहा होता तो, और एल इंटू एफ कॉस थीटा कर दिया। अब थीटा अगर जीरो है तो ये एफ हो जाएगा, तो एल इंटू एफ हो जाएगा, तो ये होता है आपका टॉर्क। ओके, तो अब ये होता है कि ये तो हुआ टॉर्क, ठीक है। अब ये हुई अल्फा। भी अल्फा क्या होती है, अल्फा क्या होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे तुम्हें याद हो तो मैं जब तुम्हें एनएलएम काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें कुछ ऐसा बोला था कि अगर रोटेशन हो रहा है, याद करो मैं हल्का फुल्का लास्ट में बताया था, जैसे कोई पॉइंट, जैसे कोई मास एम का कोई ऑब्जेक्ट है, ये रोटेट हो रहा है ऐसे गोल गोल, जैसे तुम्हारी घड़ी का सुई का धागा नहीं होता है, वो सुई होती है ना घड़ी की, हैंड ऐसे ऐसे घूमता रहता है वो, तो वो होती है रोटेशन। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे अपने ट्रांसलेशन के अंदर जैसे एस होता था ना डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है थीटा। तो जैसे तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएंगी, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, सोचना ही नहीं है क्या है, आप एनालॉजी लगाओ कि ट्रांसलेशन और इसमें क्या रिलेशन है। जैसे देखो ट्रांसलेशन में क्या होता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और ये आपका अल्फा यहाँ पे घुस रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल एनालॉजी है, फोर्स का एनालॉग क्या हो गया, टॉर्क, एक्सेलरेशन का एनालॉग क्या हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जैसे कोई रॉड है वो ऐसे गोल गोल घूमने लग गई और उसने सर्टेन अमाउंट टाइम के अंदर थीटा कवर किया, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, थीटा बाई टी, अगर यूनिफॉर्म रोटेशन है तो, ठीक है। अब हाँ, तो अब ये यूनिफॉर्म हो गया। अब जैसे तुम्हें बता रखा है कि ओमेगा के इंटू टी टाइम्स वेरी कर रहा है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी यानी कि के। तो ये सब अपन कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स में बता रखा है ये सब मैंने, सेम चीज़ है, एनालॉजी आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ पे 3 फॉर्मूले कम हो गए तुम्हारे, क्यों, क्योंकि काइनेमेटिक्स के अंदर जो फॉर्मूले होते थे यहाँ भी लग जाते हैं, ठीक है। मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अपन इसके अंदर फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखेंगे, पॉज करके सोचो, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अब यू बोल के भैया यहाँ पे तो v है, यहाँ पे तो u है, यहाँ पे आपने f और ये i क्या कर दिया, तो यार ये सोचने की बात है यार, ये तो समझना आना चाहिए, वेरिएबल का नाम है बस ये तो, ठीक है। अपन ये v और u क्या थे, वेरिएबल्स थे, ये क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, ये था फाइनल वेलोसिटी, तो हमने वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वैसे ही अपने और भी इक्वेशंस हो गए, क्या होंगे, ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 AS, ठीक है, जो भी एनालॉग्स है वो डाल दिए। एक और इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, थीटा इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है भाई, समझ गए। तो ये तुम्हारा देखो एक और तरह के क्वेश्चन हो गया। इसमें कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई एक बॉडी है वो इतनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो वो 10 सेकंड में कितने टर्न्स कवर करेगी, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, अपन ने पहले निकाला इस इक्वेशन से एस, हाँ ओमेगा दे रखा है, अल्फा दे रखा है, थीटा निकाला। टर्न्स की बात की जाए तो तुम्हारा जो थीटा आएगा ना, इससे रेडियंस में आएगा, ठीक है। इसमें तुम ऐसा यूनिट्स में अगर डालोगे ना, मतलब तुम्हें जो इक्वेशन दे रखी हो, जैसे ओमेगा दे रखा होगा ना, वो कैसा दे रखा होगा, 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे दे रखा होगा, तो रेडियन में यूनिट आ जाएगी। अब रेडियंस में एक चीज़ याद रखना, मैथ्स में तुम्हें पढ़ाया होगा कि एक पूरे सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन एंगल होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें दे रखा है कि यार थीटा रेडियंस रोटेशन हुआ है और एक पूरे सर्कल है, एक पूरे रोटेशन में 2 पाई होता है, तो टोटल रोटेशन कितने हो जाएंगे, थीटा बाय 2 पाई, ठीक है, खत्म। सिंपल चीज़ है ना भाई। देखो अगर आपका जो बॉडी है वो थीटा एंगल रोटेट हुआ है और हमें पता है कि सर्कल में 2 पाई रेडियन है, तो थीटा बाय 2 पाई रोटेशन, सिंपल है ना, यूनिटरी मेथड 8वीं में पढ़ा था। अब कभी कभी यहाँ पे डिग्रीज में दे रखा होगा, डिग्रीज में, तो डिग्रीज में भी निकाल लेंगे। डिग्रीज में क्या होता है कि जो तुम्हारा सर्कल होता है उसमें 360 डिग्रीज होते हैं, तो थीटा बाय 360 कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यार आप सोच समझ के कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यार ये सब जो चीज़ें हैं ना वो तुम खुद सोच के करो,
क्यों? क्योंकि बच्चे ये सब समझते ही नहीं है, बच्चे टीचर्स पे डिपेंड हो जाते हैं यार कि ये यूनिट्स पढ़ाएंगे, यूनिट्स वगैरह ये चीज़ें ऐसी होती है खुद समझ के कर जानी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि खुद समझ के कर लो, टीचर नहीं करे कुछ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे अगर ये सब चीज़ें खुद नहीं समझेंगे ना, यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, तो वो जेईई में बहुत स्ट्रगल करने वाला है, क्योंकि जैसे ही यूनिट चेंज करते तुम क्वेश्चन गलत करके आओगे, ठीक है। यूनिट्स एक बेसिक चीज़ है जो अंडरस्टैंड करनी आनी चाहिए, वो तब आपको अंडरस्टैंडिंग सच में आएगी जब आप खुद उस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो आपको पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो एक फॉर्मूला आपका आता है ये, बेस्ड ऑन F इक्वल टू MA, ठीक है। एक हमने क्या देखा था, P इक्वल टू MV, ठीक है। तो क्या होता है, P इक्वल टू MV हम लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L इक्वल टू I ओमेगा, ओके। अब एक तो भी ये चीज़, एक होगी ये चीज़, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे कि भैया यहाँ पे आई क्या है, तो यही अब यहाँ मैं अब बताऊँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जैसे तुम्हारे ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो ये चीज़ आती है ना, कांस्टेंट, वो होता है मास, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, बेसिकली इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड टू इट, और ये क्या कह रहा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क अप्लाइड टू इट। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ वो है ना तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी, वो यहाँ पे मास होता है, यहाँ पे जो आता है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक तरह से मास का एनालॉग हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता यहाँ से, ओके। तो अब तुम्हारे जो बच्चा है ना ये रोटेशन, उसमें केवल दो ही चीज़ होती है मोस्टली, क्वेश्चन भी वही आते हैं। पहला क्या कि इस चीज़ पे क्वेश्चन बन जाते हैं इन दोनों को मिला के, कि एक बॉडी दे रखी है, उस पर कोई तो फोर्स लग रहा होगा, आप पूछेंगे टॉर्क कितना है, अल्फा कितना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये बनता है। एक क्वेश्चन जैसे तो मैंने बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वैसे ही इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं रोटेशन में, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ भी कई बार इंक्लूड हो जाती है, तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। तो रोटेशन में मोस्टली केवल यही है। एक मैंने वो बताए थे, वो आपको काइनेमेटिक्स के इक्विवेलेंट जो तीनों इक्वेशन बताई थी ना काइनेमेटिक्स के अकॉर्डिंग, कि W ओमेगा F टू ओमेगा I प्लस अल्फा T, वो सब चीज़ों से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, बट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने बता दी, एक मैंने ये एनालॉजी बता दी और मोटिवेशन दे दिया कि I कहाँ से आया, ओके। अगले वीडियो में हम देखेंगे I के कुछ फॉर्मूले और भी बहुत सारी चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं, उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।